नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल इसकी जानकारी हासिल करेंगे। यह एक पूरक पठन पर पाठ है। इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवक मणिमेघ आदि, बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। गद्य संबंधी देखिए, संवादात्मक कहानी किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। छात्र मित्रों, इस कहानी की विधा है संवादात्मक कहानी, यानी कि यहाँ पर संवाद बताए गए हैं, तो इसीलिए इसे संवादात्मक कहानी कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। छात्र मित्रों, प्राणियों का, पशु पक्षियों का अपना एक जीवन होता है, एक जीवन शैली होती है। जिस तरह से हम मनुष्य, हमारी भी एक जीवन शैली है। हम बस्तियों में रहते हैं, हम गांव शहरों में बसते हैं, तो उसी तरह से पशु पक्षियों का भी घर जो होता है वह जंगल होता है। तो उनका महत्व, इस बात का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कहानी के द्वारा उदाहरण दिया गया है। कहानी की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। यहाँ पर जो पात्र दिए गए हैं वह मांडवी दीदी, उसकी सहयोगी हैं रीडर अनिमा जोशी। मांडवी दीदी के बेटे का नाम है शैलेश और बहू का नाम है तविशा। उनका एक बेटा भी है, मांडवी दीदी का पोता, जिसका नाम है पीयूष। वह इस कहानी के पात्र हैं और इस कहानी के अन्य जो पात्र हैं वह है दो खरगोश, जिनका नाम है इसमें सोनू और मोनू। कहानी की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। देखिए, मांडवी दीदी कॉलेज में थी। वहां पर उनकी बहू तविशा ने फोन किया। फोन उठाया रीडर अनिमा जोशी ने। तविशा ने कहा कि बहुत जरूरी काम है, वह अम्मा से बात करना चाहती है। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? तविशा की आवाज में परेशानी देख अनिमा जोशी ने उससे बात पूछी। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? यानी कि यहाँ पर अनिमा जोशी तविशा से कहती है कि वह कक्षा से अगर उन्हें बुलाकर ले आएंगी तो जो अनुशासन है वह भंग होगा, टूटेगा, तो ऐसा उचित नहीं लगेगा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। तविशा ने एक बुरी बात बताई। उनके घर में पाले हुए खरगोश की जोड़ी में से एक खरगोश, जिसका नाम था सोनू, वह मर गया था। वह यही बताने के लिए उसने फोन किया था और वह बताते बताते उसकी आवाज भर्रा सी गई थी, वह रोने जैसी हो गई थी। 10:30 के करीब कामवाली
कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना कहावत है, पर इसका अर्थ है कि बहुत ही निश्चिंत होकर सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। कमला को लगा वह सोनू सोया हुआ है। उसने उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर निकाला, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीखकर तविशा को पुकारा। कमला ने देखा कि सोनू हिल भी नहीं रहा है तो वह घबरा गई। उसने तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत, जिसमें कोई चेतना नहीं है, जान नहीं है। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। यानी कि उसमें जान नहीं थी, इसलिए वह उठाने के बाद भी कोई हलचल न देखते हुए वह घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तविशा ने अनिमा जोशी को सारी बात बताई और एक रिक्वेस्ट की विनती की कि वह उनकी अम्मा को मांडवी दीदी को जल्दी से घर भेज दे, क्योंकि जो उसका बेटा है पीयूष, वह घंटे भर में प्ले स्कूल से, उसकी स्कूल से वापस आ जाएगा। यहाँ पर यह चिंता जताने का कारण छात्र मित्रों यह है कि पीयूष, जो छोटा बच्चा, उसका बहुत लगाव था खरगोशों से, सोनू मोनू से। लेकिन सोनू की मौत से वह बहुत दुखी होगा, इस चिंता से ही वह ज्यादा डर रही थी। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट, जिसमें कोई चेष्टा नहीं थी, हलचल नहीं थी। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। देखिए, मांडवी दीदी जब घर पहुंची तो फर्श पर वह खरगोश निचेष्ट पड़ा हुआ था, मरा हुआ था। पीयूष, उसका पोता, बड़ा ही शांत, गुमसुम, उदास सा उसी के पास बैठा था। और सोनू के साथ जो उसका जुड़वा भाई था, खरगोश था मोनू, वह उस सोनू खरगोश को दाएं बाएं से परख रहा था, देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ खेलने वाला यह मेरा भाई आज ऐसे शांत चुपचाप क्यों पड़ा हुआ है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष इतना शांत बैठा था, जो कि एक तरह से उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि इसकी स्तब्धता, यह शांति तोड़नी चाहिए। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। देखिए, छोटा सा पीयूष बहुत दुखी हुआ था। माँ की बात से भी उसे दुख पहुंचा था। उसे लगा कि सोनू शायद बीमार है तो डॉक्टर को दिखाए, वह अच्छा हो जाएगा। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। मांडवी दीदी फिर पीयूष को समझाते हुए कहती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना।
मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। इस बात से ऐसा समझ में आता है छात्र मित्रों कि वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, भावनाएं हर किसी को होती है। मोनू की आंखों में भी आंसू थे। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। मोनू की आंखों में, उस छोटे से खरगोश की आंखों में आंसू देखकर मानवी दीदी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वह भी हिचकियां भर रहा था, सिसक रहा था, रो रहा था। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। देखिए, मानवी दीदी को जब उनके कॉलेज में ही यह बात अनिमा जोशी ने बताई तो उसी फोन से उन्होंने अपने बेटे को उसके दफ्तर फोन करके बता दिया था। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स में से लगे नाले में फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। देखिए, शैलेश ने जो सुझाव दिया था कि उसे नाले में फिकवा दे, यह बात बिल्कुल ही गलत थी और इसी का इनकार करते हुए मानवी दीदी ने कहा था कि वह छुट्टी लेकर तुरंत घर पहुंचे, क्योंकि अगर सोनू को इस तरह से नाले में फिकवा दिया, घर में दिखाई नहीं दिया, तो पीयूष के अबोध मन में कई सारे सवाल उठेंगे जिनका जवाब देना कठिन होगा और यह गलत भी होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। छात्र मित्रों, इस पहले भाग में आज हम इतनी ही जानकारी इस पाठ की लेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि सोनू और मोनू बड़े प्यार से उस घर में पल रहे थे, परंतु एक दिन अचानक सवेरे सोनू की मौत हो जाती है। उस कारण घर में हर कोई बेहद दुखी होता है। आगे के पाठ की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।